Chapter 6 Communicable Diseases and Their Prevention. Learning Objectives. After reading this lesson, the children will learn about the causes of communicable diseases, about the ways to prevent communicable diseases. सीखने के उद्देश्य. इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे निम्नलिखित बातें सीखेंगे. संक्रामक बीमारियों के कारणों के बारे में, संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के तरीकों के बारे में. इस पाठ में संक्रामक बीमारियों को समझाया जाएगा, जो कि वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती हैं. ये बीमारियां विभिन्न कारणों से होती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी. बच्चे यह भी सीखेंगे कि इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, जैसे कि अच्छे स्वच्छता उपाय, वैक्सीनेशन और स्वास्थ्यकर आदतें अपनाकर. इस जानकारी से बच्चों को संक्रामक बीमारियों की पहचान करने और उनसे बचने की समझ विकसित होगी, जिससे वे अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकें. You have learnt about the diseases caused due to deficiency of nutrients in the food. आपने भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में सीखा है. There are certain diseases that are caused when sick person comes in contact with healthy person. Such diseases are called communicable diseases. They are also known as infectious diseases. Communicable diseases are caused by tiny organisms called germs. The germs are transferred from sick person to a healthy person through air, water, food or insects. कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो तब होती हैं जब एक बीमार व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आता है. ऐसी बीमारियों को संक्रामक बीमारियां कहा जाता है. इन्हें इन्फेक्शियस डिजीजेस भी कहा जाता है. संक्रामक बीमारियां छोटे छोटे जीवाणुओं के कारण होती हैं, जिन्हें हम कीटाणु, जर्म्स कहते हैं. ये कीटाणु एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, पानी, भोजन या कीड़ों के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि संक्रामक बीमारियां उन रोगों को संदर्भित करती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती हैं. ये बीमारियां विशेष रूप से तब होती हैं जब कोई स्वस्थ व्यक्ति एक बीमार व्यक्ति के निकट आता है. कीटाणु, जो कि बहुत छोटे होते हैं, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और उन्हें बीमार कर सकते हैं. इनकी व्यापकता का मुख्य कारण यह है कि ये वायु, पानी, भोजन और कीड़ों के माध्यम से आसानी से फैल सकते हैं. इसलिए इन बीमारियों से बचने के लिए स्वच्छता और सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है. Let us learn about these diseases in detail. आइए इन बीमारियों के बारे में विस्तार से जानें. Diseases spread by mosquitoes and houseflies. Mosquitoes and houseflies transmit the germs of many diseases. Let us find out how these diseases spread. मच्छरों और घरेलू मक्खियों द्वारा फैलने वाली बीमारियां. मच्छर और मक्खियां कई बीमारियों के कीटाणु फैलाते हैं. आइए जानें कि ये बीमारियां कैसे फैलती हैं. Mosquitoes. Mosquitoes are insects. Many species of mosquitoes are found in our country. The body of a mosquito has three parts: the head, thorax and abdomen. There is a pair of eyes on the head. The mouth has a long tube-like structure. It is called proboscis. The mosquito pierces the skin of the human with this proboscis and sucks blood. The thorax joins the head with the abdomen. It has three pairs of legs and a pair of wings. The abdomen is the last part of the body. मच्छर कीट होते हैं. हमारे देश में मच्छरों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं. मच्छर के शरीर के 3 भाग होते हैं: सिर, हेड, थोरैक्स और पेट, एब्डोमेन.
सिर पर एक जोड़ी आंखें होती हैं। मुंह में एक लंबी नलिका जैसी संरचना होती है जिसे प्रोबोसिस कहा जाता है। मच्छर इस प्रोबोस्किस से मानव की त्वचा को छेदता है और खून चूसता है। थोरैक्स सिर को पेट से जोड़ता है। इसमें 3 जोड़े पैरों और एक जोड़ी पंख होते हैं। पेट शरीर का अंतिम भाग होता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मच्छर की शारीरिक संरचना और उसके भाग किस प्रकार होते हैं। मच्छर की 3 मुख्य संरचनाएं होती हैं, जिनमें से सिर पर आंखें और प्रोबोस्किस होती है, जो उसे खून चूसने में मदद करती है। थोरैक्स उस स्थान को दर्शाता है जहां सिर और पेट जुड़े होते हैं और इसमें मच्छर के चलने के लिए आवश्यक 3 जोड़े पैर और उड़ने के लिए पंख होते हैं। अंत में पेट मच्छर के शरीर का अंतिम भाग होता है, जिसमें उसके अंग और आंतरिक अंग होते हैं। इस जानकारी से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि मच्छर कैसे काम करता है और उसके शारीरिक गठन में क्या विशेषताएं हैं। Female mosquito lays 200 to 300 eggs at time. It lays eggs on the surface of water. The larvae, singular larva, come out of the eggs and become pupae, singular pupa, in few days. The pupae change into mosquitoes. It takes 7 से 10 days for an egg to become a mosquito. The lifespan of a mosquito is about 15 days. एक मादा मच्छर एक बार में 200 से 300 अंडे देती है। वह अंडे पानी की सतह पर देती है। कुछ दिनों में अंडों से लार्वा, एकवचन लार्वा, निकलते हैं और फिर पुपा, एकवचन पुपा, में बदल जाते हैं। पुपा मच्छरों में परिवर्तित होते हैं। एक अंडे को मच्छर बनने में 7 से 10 दिन लगते हैं। मच्छर की आयु लगभग 15 दिन होती है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मादा मच्छर के प्रजनन और जीवन चक्र के बारे में जानकारी दी गई है। मादा मच्छर अपने अंडों को पानी की सतह पर रखती है, जहां से कुछ दिनों बाद लार्वा निकलते हैं। ये लार्वा पुपा में परिवर्तित होते हैं, जो बाद में मच्छर बनते हैं। इस प्रक्रिया में 7 से 10 दिन लगते हैं, जिसके बाद मच्छर का जीवन चक्र पूरा होता है। मच्छर का जीवन काल केवल 15 दिन होता है, जो इस बात को दर्शाता है कि उनका जीवन चक्र कितना संक्षिप्त है। यह जानकारी हमें मच्छरों की प्रजनन क्षमता और जीवन चक्र को समझने में मदद करती है, जो उनके नियंत्रण और रोकथाम के उपायों के लिए महत्वपूर्ण है। When female mosquito sucks the blood of a patient suffering from malaria, the germs of malaria enter the body of the mosquito. When this mosquito bites another healthy person, it transfers the germs into his blood and the person suffers from malaria. Do you know that only female mosquitoes spread malaria? Male mosquitoes do not suck blood, so they cannot spread malaria. Besides malaria, mosquitoes also spread filaria and dengue fever. Dengue fever is caused by the bites of Aedes mosquitoes. जब एक मादा मच्छर मलेरिया के मरीज का रक्त चूसती है, तो मलेरिया के कीटाणु मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जब यह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो वह कीटाणु उसके रक्त में पहुंच जाते हैं और व्यक्ति मलेरिया से ग्रस्त हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि केवल मादा मच्छर ही मलेरिया फैलाते हैं? नर मच्छर रक्त नहीं चूसते, इसलिए वे मलेरिया नहीं फैला सकते। मलेरिया के अलावा मच्छर फाइलेरिया और डेंगू बुखार भी फैलाते हैं। डेंगू बुखार एडीज मच्छरों के काटने से होता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मच्छरों के माध्यम से मलेरिया कैसे फैलता है और यह जानकारी हमें मलेरिया के प्रसार के बारे में जागरूक करती है। मादा मच्छर जब एक संक्रमित व्यक्ति का रक्त चूसती है, तो वह मलेरिया के कीटाणुओं को अपने शरीर में ले जाती है।
जब वह फिर से किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो वह कीटाणु उस व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे वह मलेरिया से प्रभावित हो जाता है। इस प्रक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि मच्छरों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, विशेषकर मादा मच्छरों की, क्योंकि वे ही रोगों को फैलाने में सक्षम हैं। इसके साथ ही अन्य बीमारियों जैसे फाइलेरिया और डेंगू बुखार के बारे में जानकारी भी दी गई है, जो यह दर्शाती है कि मच्छरों का मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। हाउसफ्लाइज। Houseflies are also insects. The body of a housefly also has 3 parts: the head, thorax and abdomen. There is a pair of compound eyes on its head. Its mouth has a tube-like structure called proboscis. But it is not long and needle-like as that of a mosquito. It is like brush which can absorb food in the liquid form. The housefly has 3 pairs of legs and a pair of wings on its thorax. The female housefly lays 120 to 150 eggs at time. It lays its eggs in dirty places like garbage. It takes 8 to 12 days for an egg to become an adult housefly. The lifespan of a housefly is also about 15 days. घरेलू मक्खियाँ। घरेलू मक्खियाँ भी कीट होते हैं। एक घरेलू मक्खी का शरीर भी 3 भागों में बांटा जाता है: सिर, हेड, मध्य भाग, थोरैक्स, और पेट, एब्डोमेन। इसके सिर पर एक जोड़ी यौगिक आंखें होती हैं। इसके मुंह में एक ट्यूब जैसी संरचना होती है, जिसे प्रोबोसिस कहते हैं। लेकिन यह मच्छर की तरह लंबी और सुई जैसी नहीं होती। यह एक ब्रश की तरह होती है, जो तरल रूप में भोजन को अवशोषित कर सकती है। घरेलू मक्खी के मध्य भाग में 3 जोड़ी पैर और 1 जोड़ी पंख होते हैं। मादा घरेलू मक्खी एक बार में 120 से 150 अंडे देती है। यह अपने अंडे गंदे स्थानों जैसे कि कचरे में रखती है। एक अंडे से वयस्क घरेलू मक्खी बनने में 8 से 12 दिन लगते हैं। घरेलू मक्खी की जीवन काल भी लगभग 15 दिन होती है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि घरेलू मक्खी की शारीरिक संरचना और प्रजनन की प्रक्रिया क्या होती है। घरेलू मक्खी का शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, जिसमें उसके सिर पर यौगिक आंखें और एक विशेष प्रकार की प्रोबोसिस होती है, जो भोजन को अवशोषित करने में सहायक होती है। इसके अलावा यह जानकारी देती है कि मादा घरेलू मक्खी गंदे स्थानों में अंडे देती है, जिससे यह समझ में आता है कि घरेलू मक्खी किस प्रकार के वातावरण में पनपती हैं। यह जानकारी इस बात को भी उजागर करती है कि हाउसफ्लाई का जीवन चक्र कितना संक्षिप्त होता है, जिसके चलते यह तेजी से बढ़ती और प्रजनन करती हैं। इनकी प्रजनन क्षमता और गंदगी से संबंध यह दर्शाता है कि हाउसफ्लाई हमारे स्वास्थ्य के लिए संभावित खतरा पैदा कर सकती हैं, क्योंकि ये बीमारियों को फैलाने में मददगार हो सकती हैं। When the housefly sits on the garbage or excreta, the germs get stuck to its legs and wings. When it sits on the food items, the germs pass on to the food items. If a healthy person eats such food, germs enter his body and he may fall sick. Houseflies spread the germs of cholera, typhoid and diarrhea. जब हाउसफ्लाई कचरे या मल पर बैठती है, तो कीटाणु इसकी पैरों और पंखों पर चिपक जाते हैं। जब यह खाद्य पदार्थों पर बैठती है, तो कीटाणु उन खाद्य पदार्थों में स्थानांतरित हो जाते हैं। यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति ऐसा भोजन खाता है, तो कीटाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वह बीमार पड़ सकता है। हाउसफ्लाई हैजा, टाइफाइड और दस्त के कीटाणुओं को फैलाती है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हाउसफ्लाई कैसे बीमारियों के कीटाणुओं को फैलाती है। जब हाउसफ्लाई गंदगी या मल पर बैठती है, तो इसके शरीर पर कीटाणु चिपक जाते हैं,
और फिर जब यह खाद्य पदार्थों पर बैठती है तो ये कीटाणु उन खाद्य पदार्थों में स्थानांतरित हो जाते हैं। यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति इस प्रकार के दूषित भोजन का सेवन करता है तो उसके शरीर में कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं और यह व्यक्ति बीमार हो सकता है। हाउसफ्लाई द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों जैसे कि हैजा, टाइफाइड और दस्त के कारण यह समझा जा सकता है कि ये कीट हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। इस जानकारी से यह स्पष्ट होता है कि स्वच्छता बनाए रखना और भोजन को हाउसफ्लाई से सुरक्षित रखना कितनी महत्वपूर्ण है। इन्फो जोन। हाउसफ्लाई फ्लाइज एट ओवर 7 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू फ्लाइंग 350,000 times its own length in an hour. If jumbo jet flew at the same speed relative to its length for an hour, it would get almost right around the world. सूचना क्षेत्र। एक हाउसफ्लाई 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ती है। यह अपने स्वयं के लंबाई का 350,000 गुना उड़ने के बराबर है। यदि एक जंबो जेट उसी गति से अपनी लंबाई के सापेक्ष एक घंटे के लिए उड़ता है तो यह लगभग पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हाउसफ्लाई की उड़ान की गति कितनी अद्भुत है। इसकी गति, जो कि 7 किलोमीटर प्रति घंटे है, इसके आकार के अनुसार बहुत अधिक है। अगर हम इसे अपने आकार के सापेक्ष देखें तो यह अपने लंबाई का 350,000 गुना उड़ रही है। यदि कोई जंबो जेट इसी अनुपात में अपनी लंबाई के सापेक्ष एक घंटे तक उड़ता है तो यह लगभग पूरी धरती का चक्कर लगाने के बराबर होगा। Diseases spread through contaminated food and water. Diseases such as typhoid, cholera, diarrhea and jaundice are spread through contaminated food and water. Food gets contaminated when person has germs in his nails and he cooks or serves food to others. Water gets contaminated when people defecate near a water source like well or hand pump and germs in the feces enter the source of water. दूषित भोजन और पानी से फैलती हैं बीमारियां। टाइफाइड, हैजा, डायरिया और पीलिया जैसी बीमारियां दूषित भोजन और पानी से फैलती हैं। जब किसी व्यक्ति के नाखूनों में कीटाणु होते हैं और वह खाना पकाता है या दूसरों को परोसता है तो भोजन दूषित हो जाता है। जब लोग कुएं या हैंडपंप जैसे जल स्रोत के पास शौच करते हैं और मल में मौजूद कीटाणु पानी के स्रोत में प्रवेश कर जाते हैं तो पानी दूषित हो जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि दूषित भोजन और पानी से बीमारियों का कैसे संचरण होता है। भोजन तब दूषित होता है जब कोई व्यक्ति अपनी नाखूनों में कीटाणुओं के साथ खाना बनाता या परोसता है। इस तरह कीटाणु खाने में मिल जाते हैं और दूसरों को बीमार कर सकते हैं। दूसरी ओर पानी तब दूषित होता है जब लोग किसी जल स्रोत जैसे कि कुएं या हैंडपंप के पास मलत्याग करते हैं और मल में मौजूद कीटाणु जल स्रोत में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार गंदगी से होने वाले इन कारणों को समझना और ध्यान में रखना आवश्यक है ताकि हम इन बीमारियों से बच सकें और स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकें। Preparation of ORS solution. In diseases like cholera and diarrhea, the body loses much water because of vomiting and loose motions. So, the patient needs to be given ORS, oral rehydration solution, at short intervals. To prepare ORS, take 1 liter of clean boiled water. Add 1 spoon of table salt and 4 spoons of sugar. Shake the solution well and add a few drops of lemon juice to it. ORS घोल की तैयारी। बीमारियों जैसे कि कॉलरा और दस्त में शरीर बहुत सारा पानी खो देता है क्योंकि मरीज को उल्टी और ढीले पाचन की समस्या होती है। इसलिए मरीज को थोड़े-थोड़े अंतराल पर ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, देना चाहिए।
ओआरएस तैयार करने के लिए 1 लीटर साफ उबला हुआ पानी लें। 1 चम्मच नमक और 4 चम्मच चीनी डालें। इस घोल को अच्छी तरह से हिलाएं और उसमें कुछ बूंदें नींबू का रस डालें। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जब बीमारियां जैसे कॉलरा और दस्त होती हैं, तो शरीर से बहुत सारा पानी निकल जाता है, जिससे मरीज की हालत बिगड़ सकती है। ऐसे में ओआरएस यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन एक महत्वपूर्ण उपचार है। ओआरएस को बनाने की विधि बताई गई है, जिसमें उबले हुए पानी में नमक और चीनी मिलाकर अच्छे से हिलाने के बाद नींबू का रस डालना शामिल है। यह घोल शरीर के पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने में मदद करता है, जिससे मरीज को जल्दी राहत मिल सकती है। ओआरएस के सही सेवन से मरीज की स्थिति में सुधार हो सकता है और उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। Diseases spread through air. Diseases like measles, influenza, tuberculosis, chickenpox, diphtheria and whooping cough are spread through air. Air gets contaminated when a patient coughs or sneezes. The germs from his body spread in the air. बीमारियां जो वायु के माध्यम से फैलती हैं। बीमारियां जैसे कि खसरा, इन्फ्लुएंजा, तपेदिक, चिकनपॉक्स, डिप्थीरिया और खांसी हवा के माध्यम से फैलती हैं। जब कोई मरीज खांसता या छींकता है, तो उसके शरीर से कीटाणु हवा में फैल जाते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कुछ बीमारियां जैसे खसरा और इन्फ्लुएंजा हवा के माध्यम से फैलती हैं। जब कोई व्यक्ति खांसी या छींक से कीटाणुओं को हवा में छोड़ता है, तो यह संक्रमण अन्य लोगों तक पहुंच सकता है। ये कीटाणु वातावरण को प्रदूषित करते हैं और स्वस्थ व्यक्तियों के लिए खतरा पैदा करते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि इन बीमारियों के लक्षण और रोकथाम के उपाय क्या हैं, ताकि हम अपने और दूसरों के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। Prevention and control of communicable diseases. It is rightly said prevention is better than cure. To control communicable diseases, following measures should be taken. A. Kill the germs and insects. One of the effective measures to control communicable diseases is to kill the germs and insects. You can do this in the following ways. Use disinfectants in the toilets and wash basins. Disinfectants kill the germs. Do not allow water to collect in your surroundings. It will stop the breeding of mosquitoes. Do not dispose of wastes in the open. Throw wastes in a covered garbage bin. Spray oil or petrol in water pools. It will kill the larvae of mosquitoes. Change the water of the coolers once a week. Boil water and milk before using them. संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण। यह सही कहा गया है कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। संक्रामक बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। कीटाणुओं और कीड़ों को मारें। संक्रामक बीमारियों को नियंत्रित करने के प्रभावी उपायों में से एक है कीटाणुओं और कीड़ों को मारना। आप इसे निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं। शौचालय और वॉश बेसिन में कीटाणुनाशक का उपयोग करें। कीटाणुनाशक कीटाणुओं को मारते हैं। अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। इससे मच्छरों की पैदावार रुकेगी। खुले में कचरा न फेंकें। कचरे को ढके हुए कूड़ेदान में डालें। पानी के गड्ढों में तेल या पेट्रोल का छिड़काव करें। इससे मच्छरों के लार्वा मर जाएंगे। कूलरों का पानी हर हफ्ते बदलें। पानी और दूध को उपयोग करने से पहले उबालें। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए कीटाणुओं और कीड़ों को मारना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें कीटाणुनाशकों का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए
जैसे कि शौचालयों और वॉश बेसिनों की सफाई में। इसके अलावा हमें अपने आसपास पानी नहीं जमने देना चाहिए, क्योंकि यह मच्छरों के पनपने की जगह बन जाती है। कचरे को ढके हुए कूड़ेदान में डालकर और पानी के गड्ढों में तेल या पेट्रोल छिड़ककर मच्छरों के लार्वा को मारा जा सकता है। साथ ही कूलों का पानी हर हफ्ते बदलने और पानी एवं दूध को उबालने से इन बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है। 2. Care of the patient. If you take good care of the patient, you can protect yourself from many diseases. You can do it in the following ways. Keep the patient in separate room. Only the person attending him should go near him. Do not touch patient's articles such as his towel, comb, hanky, bed sheet, etc. Wash these articles properly. रोगी की देखभाल। यदि आप रोगी की अच्छी देखभाल करते हैं तो आप कई बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। आप इसे निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं। रोगी को एक अलग कमरे में रखें। केवल वह व्यक्ति जो उसकी देखभाल कर रहा है उसके पास जाए। रोगी की वस्तुओं जैसे कि उसका तौलिया, कंघी, रुमाल, चादर आदि को न छुएं। इन वस्तुओं को अच्छी तरह से धोएं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि यदि रोगी की सही देखभाल की जाए तो कई संक्रामक बीमारियों से बचा जा सकता है। रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए ताकि उसके कीटाणु दूसरों तक न फैलें। जो व्यक्ति उसकी देखभाल कर रहा है वही उसके पास जाए। साथ ही रोगी की वस्तुओं जैसे तौलिया, कंघी और बिस्तर की चादर को छूने से बचना चाहिए और इन्हें धोने के बाद ही पुनः उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार की देखभाल से रोगी के कीटाणु दूसरों तक नहीं पहुंचते और रोग के फैलने का खतरा कम हो जाता है। 3. Vaccination. Vaccination is another way of protecting ourselves by acquiring immunity against certain diseases. There are vaccines available for diseases like diphtheria, cholera, typhoid, tetanus, polio, measles, mumps, meningitis and hepatitis. Pulse Polio is an immunization campaign launched by the Government of India in 1994 to eradicate polio by vaccination. From time to time, all children under the age of 5 are given oral polio drops against polio virus. This campaign proved to be successful and the incidence of polio in India has decreased dramatically. We must get ourselves vaccinated as a protection against these diseases. There are national programs to eradicate communicable diseases. If we cooperate with the authorities and take care of ourselves and our surroundings, we need not suffer from these diseases. टीकाकरण एक और तरीका है जिससे हम कुछ बीमारियों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्राप्त करके खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड, टेटनस, पोलियो, खसरा, मम्प्स, मेनिंजाइटिस और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों के लिए टीके उपलब्ध हैं। पल्स पोलियो भारत सरकार द्वारा 1994 में पोलियो को टीकाकरण द्वारा खत्म करने के लिए शुरू किया गया एक टीकाकरण अभियान है। समय समय पर सभी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो वायरस के खिलाफ मौखिक पोलियो बूंदें दी जाती हैं। इस अभियान ने सफलता प्राप्त की और भारत में पोलियो की घटनाओं में नाटकीय रूप से कमी आई है। हमें इन बीमारियों से बचने के लिए टीका लगवाना चाहिए। संक्रामक बीमारियों को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं। अगर हम अधिकारियों के साथ सहयोग करें और अपना और अपने आसपास का ख्याल रखें तो हमें इन बीमारियों से पीड़ित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि टीकाकरण एक प्रभावी तरीका है जिससे हम कुछ विशेष बीमारियों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। टीके जैसे डिप्थीरिया, टाइफाइड,
टेटनस और पोलियो जैसी गंभीर बीमारियों के लिए विकसित किए गए हैं। भारत सरकार का पल्स पोलियो अभियान, जो 1994 में शुरू हुआ, पोलियो को समाप्त करने के उद्देश्य से चलाया गया था। इसके तहत 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के खिलाफ नियमित रूप से पोलियो ड्रॉप्स दी जाती हैं। इस अभियान की सफलता ने भारत में पोलियो के मामलों में काफी हद तक कमी ला दी है, जिससे यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बन गई है। The timings of vaccination of some diseases are given in the table. At birth, BCG against TB, 6 weeks to 9 months DPT against diphtheria, whooping cough and tetanus, 9 months to 1 year measles, 16 months to 2 years DPT and polio booster dose, 5 to 6 years DPT. If not given previously, टाइफॉइड, 10 years टेटेनस। कुछ बीमारियों के टीकाकरण का समय नीचे दी गई तालिका में दिया गया है। जन्म के समय बीसीजी, टीबी के खिलाफ 6 हफ्ते से 9 महीने, डीपीटी, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के खिलाफ 9 महीने से 1 साल, खसरा 16 महीने से 2 साल, डीपीटी और पोलियो बूस्टर डोज 5 से 6 साल, डीपीटी यदि पहले नहीं दिया गया हो, टाइफाइड 10 साल, टेटनस। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण का समय महत्वपूर्ण होता है। जन्म के समय से लेकर 10 साल की उम्र तक बच्चों को अलग अलग बीमारियों के खिलाफ टीके दिए जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे का शरीर बीमारियों के खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित कर सके। इन्फोजोन। लुइस पास्चर 1822 से 95, a French chemist, was the first who showed that germs enter wounds and cause many diseases. सूचना क्षेत्र। लुई पास्चर 1822 से 95 फ्रांसीसी रसायनज्ञ पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दिखाया कि रोगाणु घावों में प्रवेश करते हैं और कई बीमारियों का कारण बनते हैं। To remember, the diseases that are caused when sick person comes in contact with healthy person are called communicable diseases. Mosquitoes spread the germs of malaria, filaria and dengue. Houseflies carry the germs of cholera, typhoid and diarrhea. Contaminated food and water cause many diseases. Contaminated air also causes many diseases. Vaccination is the best way to prevent some communicable diseases. याद रखने के लिए, वो बीमारियां जो तब फैलती हैं जब एक बीमार व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आता है, उन्हें संक्रामक बीमारियां, कम्युनिकेबल डिजीजेस कहा जाता है। मच्छर मलेरिया, फाइलेरिया और डेंगू के कीटाणुओं को फैलाते हैं। मक्खियां हैजा, टाइफाइड और डायरिया के कीटाणुओं को ले जाती हैं। प्रदूषित भोजन और पानी से कई बीमारियां होती हैं। प्रदूषित हवा भी कई बीमारियों का कारण बनती है। टीकाकरण, वैक्सीनेशन कुछ संक्रामक बीमारियों को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि संक्रामक बीमारियों का मुख्य कारण बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आना है। मच्छरों के कारण मलेरिया, फाइलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैलती हैं, जबकि मक्खियां गंदगी के संपर्क में आकर हैजा, टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियां फैलाती हैं। साथ ही प्रदूषित भोजन, पानी और हवा भी बीमारियों का कारण बनते हैं। टीकाकरण संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए एक प्रभावी उपाय है, जिससे हम इन बीमारियों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बना सकते हैं।